तो हाई 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कैसे हो यार, आप सभी लोग कैसे चल रही है आपकी अलजेब्रा सब्जेक्ट की प्रिपरेशंस? जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि लगातार आपके लिए हम हार्ड वर्क किए जा रहे हैं। पिछले 1-1.5 दिन लगातार हमने आपके लिए मैथ्स के वीडियोस अपलोड किए हैं। तो अब तक कई सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। खासकर अगर बात करूं स्ट्रैटेजी वीडियो की, इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे हमने कराए हैं लगभग। आप जरूर से चेकआउट करना, हमारे चैनल पे सारे वीडियोस हमने डाल रखे हैं। इसके अलावा मैथ्स 1 के जो भी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों ही क्वेश्चन नंबर 1A में भी और क्वेश्चन नंबर 1B में भी, वो सारे के सारे 6 के 6 चैप्टर्स के लगातार वीडियोस हम बना चुके हैं। जाके चेकआउट कर लेना। क्या पता आपने बहुत सारे वीडियोस अगर मिस कर देंगे तो बहुत ज्यादा एक तरीके से आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आप प्लीज जाके हमारे वीडियोस को देख के सारे कंसेप्ट को क्लियर करो। और वीडियोस जो हमने अवेलेबल करा के दिए वो सारे वीडियोस को आप 1.5 या फिर 2x की स्पीड पे देख सकते हो, जिससे आपका काफी समय बचेगा और डेफिनेटली आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिलेगा। तो प्लीज अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बोला, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जितना हो सके सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस पे ध्यान देना बच्चा। जितना हो सके आप जब एग्जांपल्स को खुद लिखोगे, खुद सॉल्व करोगे, तो आपके दिमाग में वो स्टेप्स का एक तरीके से प्रैक्टिस रहेगा। और जब भी आप एग्जाम में उन एग्जांपल्स को देखोगे और उस प्रकार के एग्जांपल्स को देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ चलेगा और आप लिख पाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है बच्चा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहीं पे भी कोई भी चीज दिक्कत है तो सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, उन सारे चैप्टर्स को हमने पढ़ा रखा है। खासकर अगर मैं बात करूं, आज ही ये वीडियो जिस दिन मिल रहा होगा उसी दिन के एकदम स्टार्टिंग में सुबह सुबह हमने एक महा मैराथन टाइप का वीडियो दिया था, जो कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 के ऊपर कंप्लीटली डेडिकेटेड था। तो जो बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर में दिक्कत है, चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स में दिक्कत है, तो वो 1.5 से 2 घंटे का वीडियो है। उसको 2x की स्पीड लगा लो, तो अगर 2 घंटे का वीडियो भी है तो भी 1 घंटे में आप उसको देख पाओगे 2x की स्पीड से। लेकिन साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठना। इतने सारे एग्जांपल्स हमने कराया हुआ है कि वो एग्जांपल्स को आप प्रैक्टिस कर लोगे भाई, उन्हीं में से टाइप के एग्जांपल्स ही बनने वाले हैं। क्योंकि ऑब्वियसली मैथ्स एक ऐसा पेपर है जो प्रिडिक्टेबल होता है। तो टाइप्स वैसे ही होते हैं, हो सकता है वैल्यूज चेंज कर दिया जाए, तरीका चेंज कर दिया जाए, लेकिन टाइप्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और बहुत सारे केसेस में रिपीटेड एग्जांपल्स भी आ जाते हैं। तो बस मेहनत करो मन लगा के, और सारे चैप्टर्स को भी लेक्चर्स के फॉर्म में पढ़ा रखा है। तो जहां पे अटकोगे वो लेक्चर्स को 2x की स्पीड में ओपन करके पढ़ सकते हो। तो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग सो हार्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हॉट्स। ठीक है, अब बच्चे जो है ना एकदम पगला दिए हैं मेरे को कि सर हॉट्स लेकर आ जाओ, सर हॉट्स लेकर आ जाओ, हॉट्स लेकर आ जाओ। क्या होता है हॉट्स? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है, क्वेश्चन नंबर 5 होता है, इनमें बेसिकली बनते हैं। अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, जो कि इस वक्त मेरे पास है, ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, अगर आप देखोगे ये रहा क्वेश्चन पेपर। अगर आपको ये दिख तो नहीं रहा होगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख लो कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आप देखोगे तो जो पहला क्वेश्चन है ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर पूछा है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा हुआ है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में से, और थर्ड जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पूछा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं आराम से ये स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करना है, वो आराम से कर लेता। और नीचे ही आप देख सकते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समय, जिसमें मैंने आपको कराया हुआ समय, उड़ान बैच के सारे वीडियोस मैंने आपको बताया, लाइव जब पढ़ाया था उड़ान बैच, तो सारी चीजें हमने पढ़ा रखी थी। करेक्ट है? बताया था कि नहीं बताया था? तो उसमें ये जो क्वेश्चन था, इन्हें महिला बचत गट कविता इन्वेस्टेड फर्स्ट डे मंथ में 20 रुपया, सेकंड डे में 40 रुपया, 20-20 करके बढ़ा रहे, तो महीने के आखिरी में, फरवरी का महीना है, तो कितना सेव कर लेगी? एग्जांपल कराया था आपको, याद होगा उड़ान बैच में। तो उड़ान बैच के भी सारे वीडियोस अभी अवेलेबल है। लाइव उस टाइम पे पढ़ाया था, लेकिन अब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आप उसको 2x स्पीड पे देख सकते हो, जो आपको पूरा सारे के सारे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और इवन हॉट्स सारे टाइप के एग्जांपल्स को हमने उसमें कवर कराए हुए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कवर कराए हैं। तो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आपको यहां से 2 ही करना है, आराम से 2 कर सकते हो। आपको पता है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में एनी 2 करना होता है, 3 आते हैं, 8 मार्क्स मिल जाएगा, 4 मार्क्स का एक होता है। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, पिछले साल का पेपर, पहला है पाई डायग्राम। सबसे इजी क्वेश्चन पाई डायग्राम का आता है। क्या पूछा है इसमें पाई डायग्राम में कि कितना अमाउंट स्पोर्ट्स पे खर्चा हुआ है, तो आराम से निकाल सकते हो। उसी के नीचे एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन रहेगा, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और जो ग्राफ का एरिया बनेगा उसका एरिया कैलकुलेट करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्वेश्चन भी करा चुका हूं ऑलरेडी। तो आप देखोगे तो कहने का मतलब हमने सारे के सारे चीजें पहले से ही करा के रखी हैं, बस आपको ढूंढना आना चाहिए और इस टाइम पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो वो चीज आप जरूर से करना। लेकिन आज का जो वीडियो है ये भी लगभग आप देखोगे, अभी 2-4 मिनट तो हो गया बात करते हुए, लेकिन अभी मैं शुरुआत करूंगा, और ये वीडियो को भी आप 2x स्पीड पे लगा के देखना। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स लेकर आया हूं जो कहीं ना कहीं आपको रिकॉल करवाएंगे और बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे। तो ध्यान में रखना, बहुत ईजी होता है हॉट्स क्वेश्चन। ऐसा ये नहीं है कि यार आपको डर लगना चाहिए, बहुत ईजी होता है। मैं आपको अगेन बताना चाहता हूं, खासकर चैप्टर नंबर 6 में से चीजें ज्यादा पूछती है। ठीक है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कब कहां से कोई चीज पूछ जाए। लेकिन मैंने आपको 6 का 6 चैप्टर इतना बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट दिया है कि जो बच्चे ने कंसेप्ट क्लियर किया होगा सारे चैप्टर्स को कर पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ऑल इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन,
जो कि हर एक चैप्टर्स का है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारे पास पूरे के पूरे चीजों के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, तो हमको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये जो 1 घंटे का वीडियो बनना रहेगा वो 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, उसके सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने हैंड रिटन लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये जो हैंडराइटिंग है ये नौशाद सर की हैंडराइटिंग है, तो ऑब्वियसली हमने सारे नोट्स पहले से ही बना के रखे थे जो बच्चों को हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके अलावा भी इसमें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है, इसके अलावा 2 और 3 मेरे पास कम से कम स्लाइड्स अवेलेबल है, यानी 2 और 3 पीपीटी प्रेजेंट है। वो पीपीटी को भी आज ही बताऊंगा, जिसमें हर एक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसके सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। तो आपको मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस को पहचानना है और कैसे सॉल्व करना है, कैसे शुरुआत करना है। तो आप बस ध्यान से देखना, इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। नहीं तो दोस्तों क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं हम कर लेंगे, ऊपर का 2 स्टेप आया कर लेंगे, लेकिन भाई स्टेप्स पूरा आता, जब तक आपका आंसर नहीं निकलता तब तक आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको दिया हुआ है 1/2। देखो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, थोड़ी हैंडराइटिंग अलग है तो ध्यान में रखना, और थोड़ा सा जूम कर सकते हो अगर आपको छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि देखो बोर्ड हमारा जो है उसके हिसाब से ये पूरा बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, तो थोड़ा सा छोटा हुआ फॉन्ट में लिखा हुआ है। तो 1/2 3x + 4y 1/5 2x - 3y यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1/4 लिखा हुआ है। ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 5/3x + 4y - 2/2x - 3y इज इक्वल टू -3/2। तो अगर आप ये दोनों को देखोगे, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन, अगर आप दोनों को देखोगे तो नीचे आप देखोगे तो ये 1/3x + 4y है, इसमें 1/2x - 3y है, मतलब नीचे 3x + 4y है, यहाँ पे 2x - 3y है। और सेम यहाँ पे भी अगर ये 5 को हटा दूं मैं, ऊपर 5 हट गया तो 1 बचेगा ना, 5 को हटा दूं तो 1/3x + 4y है, और यहाँ पे 1/2x - 3y, मतलब दोनों के दोनों में जैसे x और y होते हैं उसी प्रकार यहाँ पे एक में 3x + 4y है, एक में 2x - 3y। तो मैं सिंपली क्या कर लूंगा, मान लूंगा कि लेट ये 1/3x + 4y इसको मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, और 1/2x - 3y को मैंने b मान लिया। तो इससे होगा क्या कि ऊपर 1 है तो 1/2x + 3x + 4y क्या है पूरा, उसको मैंने a माना, तो ये हो जाएगा a/2। ये हमारा इक्वेशन बनेगा a/2, मतलब ये पूरा क्या बन जाएगा a/2, a ये पूरा a है ना, और नीचे 2 है तो a/2 हो गया, करेक्ट। बीच में है प्लस, लिख दिया प्लस, ठीक है। उसके बाद ये है 1/2x - 3y को मैंने क्या माना है b, तो ये पूरा b है और उसके नीचे 5 है तो b/5 हो जाएगा, लिख दिया मैंने b/5 इज इक्वल टू 1/4। तो इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। देखो मैं आराम से बता रहा हूं आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं, ध्यान से देखना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन में क्या है, 5/3x + 4y। तो अगर मैं 5 को हटा दूं, मतलब 5 × 1 अगर ये होता तो 1/3x + 4y को मैंने a माना, यानी ये पूरा a हो जाता और 5 उसके साथ मल्टीप्लाई में, यानी 5 हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये क्या बन जाएगा बच्चा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 5 है, तो ये बन गया 5 है। उसके बाद है बीच में माइनस, तो यहां पे आ गया माइनस, ठीक है। और उसके बाद ये है 2/2x - 3y, तो यहां पे भी अगर ये मल्टीप्लाई बाय 1 होता तो 1/2x - 3y को तो b माना, यानी b × 2, तो ये हो जाएगा 2b और इज इक्वल टू -3/2, और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। समझा। तो हमने ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हमने सिंपल बना दिया, बस क्या पुट करके, सब्स्टिट्यूट करके कि 1/3x + 4y a है, 1/2x - 3y b है। तो कभी भी अगर आपको ऐसे अपॉन वाले टाइम भी देखो, और ये जो चीजें है ना वो प्रैक्टिस सेट, आप चौथा प्रैक्टिस सेट देखोगे पहले चैप्टर का, इसमें से पूछे जाने वाली चीजें, और ये हॉट्स कैटेगरी में पूछने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये इतने खतरनाक दिखने में दिखते हैं कि सामने वाला सोचता है कि इसको छोड़ दो, लेकिन होते इजी है, लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन है इजी, ध्यान में रखना। तो ये हमारे 2 इक्वेशन बन गए। अब ये 2 इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो ये तो आपको प्रॉपर इक्वेशन के तौर पे दिख रहा है, 5a - 2b इज इक्वल टू -3/2 दिख रहा है, लेकिन ये जो है ये अपॉन में दिख रहा है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करूंगा मैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 5 × a 5a बन जाएगा, और ये 2 × भी कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे इक्वेशन नंबर 1 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, रीजन बीइंग कि अगर आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 20 अगर होता तो 2 10 20 हो जाएगा, तो 10a बचेगा। देखो यहां पे ध्यान से क्या बचेगा, 10a बचेगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं समझाने के लिए। तो अगर मैंने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया है, मान लो, ठीक है, मैंने क्या मल्टीप्लाई किया है, इस चीज को अगर 20 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे इक्वेशन को, देखो यहां पे इस पूरे इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 20 कट जाएगा, क्या बचेगा 10 बचेगा, बीच में आ गया प्लस, ठीक है, 10a बचा, बीच में आ गया प्लस, फिर ये 5 भी काटेगा उसको, तो 5 4 तो 20 होता है, तो 4b आ गया, और इज इक्वल टू ये 1/4 था, 4 5 20 हो जाएगा, तो यहां पे आ गया 5। तो आपने क्या बना लिया, एक इक्वेशन बना लिया, जो कि आ गया इक्वेशन नंबर 3। क्यों, कैसे बनाया, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 20, हमने ये किया, ठीक है। समझ में आया, इसको हटाओ, समझ में आया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो दूसरा इक्वेशन है, इसमें भी अगर आप देखो, दूसरे इक्वेशन को भी अगर आप देखोगे तो इधर तो 2 दिख रहा है ना, नीचे 2 दिख रहा है ना, तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा ना थ्रू आउट, ये -3/2 है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10a बन जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 भी बन जाएगा, और ये -3 वहां पे रहेगा, तो ये भी एक इक्वेशन बन गया, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 4। अब सिंपली जैसा हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 लेना है, इक्वेशन नंबर 4 लेना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 ले लिया, इक्वेशन नंबर 4 ले लिया, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो यहां पे क्या देख रहे हो, ये प्लस भी है, -4 भी है, तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए मैंने प्लस किया।
तो ये 4b माइनस 4b कैंसल, 5 प्लस माइनस 3 मतलब 5 माइनस 3 कितना आ गया 2 आ गया, बीच में इक्वल आ गया क्योंकि ये कैंसिल हो गया, 10a प्लस 10 होता है 20a। अब a इज इक्वल टू 2/20 हो जाएगा, देयरफॉर a का वैल्यू आ गया आपका 1/10। a का वैल्यू आ गया 1/10, सिंपली बात है। अब a का वैल्यू आ गया, लेकिन मुझे a के साथ साथ मुझे किसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, b का। तो अब मैं क्या करूंगा, इस a को जो 1/10 आया इसको उठा के मैं किसी एक इक्वेशन में डालूंगा। किस में डालूंगा, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो मैं उठा के इक्वेशन नंबर 3 में डाल रहा हूं, यहां पे किस में डाल रहा हूं, 3 में डाल रहा हूं कि 4 में डाल रहा हूं, देखो ठीक है। 10 इंटू ए का वैल्यू ना 1/में प्लस 4b, मतलब इक्वेशन नंबर 3 में डाले मैंने, किसी में भी डाल सकते हो आपकी मर्जी। अगेन मैंने आपको बताया हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो 3 और 4 किसी में भी डाल सकते हो, मैंने 3 में डाला। तो ये क्या है 10a, तो 10 मल्टीप्लाई में a का वैल्यू 1/10 है प्लस 4b इज इक्वल टू 5, तो ये 10 10 कैंसिल, 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 5, तो 4b इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 आ गया। तो आपका आंसर आ गया b का वैल्यू 1। अब आपको a का वैल्यू 1/10 पता है, b का वैल्यू 1 पता है। अब इन दोनों को उठा के आप किस में डाल दोगे, इस वाले में डाल दोगे। तो आप लिखोगे रीसब्स्टिट्यूटिंग, आप क्या लिखोगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि आपने इसको लेट किया हुआ है, आपने इसको क्या माना है, सब्स्टिट्यूट माना है ना, क्योंकि एक्चुअल में तो एक्स वाई है ना ओरिजिनल क्वेश्चन में, लेकिन आपने सब्स्टिट्यूट ए और बी माना है, तो अब आप उसको रीसब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दोगे। तो जब आपने यहां पे ए का वैल्यू डाल दिया इस इक्वेशन में, वैसे ही यहां पे बी का वैल्यू डाल दिया इस इक्वेशन में, तो आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 1, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दो नए और इक्वेशन मिलेंगे। तो एक मिला 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, दूसरा मिल गया आपको 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब ये आपका सिंपल इक्वेशन बन गया। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ये वाला इक्वेशन लेना है, ये वाला इक्वेशन लेना है, दोनों को एक के नीचे एक रखना है। और आप देख सकते हो इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो पहले कोएफिशिएंट सेम बनाओगे और सॉल्व कर दोगे, आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा। दैट्स इट, यही करना था और कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आ गया, तो सारा कंसेप्ट बता के दे रहा हूं, इसको बस आपको अच्छे से समझना है। तो देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो 1 ये ऐसे भयंकर दिखने वाले जिसमें सब्स्टिट्यूट करना होता है, सब्स्टिट्यूट करके वापस से सॉल्व करके ए और बी या फिर कोई भी mn आपने माना है उसका वैल्यू निकालना होता है, उसको वापस से दोबारा रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, दो इक्वेशन बनते हैं, उसको वापस से सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालना पड़ता है। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और इसीलिए इसको हॉर्स कैटेगरी में रखते हैं और पूछा भी जाता है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देना, ठीक है, बताता हूं, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा है जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, और अगेन क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 किसी में भी पूछने के चांसेस होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछने के चांसेस होते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है, इसको समझो, क्या बोल रहा है कि इन ए फैक्ट्री द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ए स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई एक फैक्ट्री में स्किल्ड वर्कर भी काम करते हैं, अनस्किल्ड वर्कर भी काम करते हैं, और उनका रेशियो 5:3 है। देखो ये मैंने उड़ान बैच में भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा तो हमने ये चीज पढ़ाया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों का सैलरी एक दिन का अगर मैं बात करूं जो कि है 720 रुपया, मतलब दोनों का कंबाइंड सैलरी अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, एक दिन की जो सैलरी है वो 720 रुपए है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, यानी हमें क्वेश्चन पूछा है कि भाई जो स्किल्ड वर्कर है उसको एक दिन का कितना पगार मिलता है, और जो अनस्किल्ड वर्कर है यानी नॉर्मल लेबर होगा उसको एक दिन का कितना पगार मिलता है। तो सबसे पहले तो मुझे तो पता नहीं है कि कितना है, तो मैं मान लूंगा कि लेट द सैलरी ऑफ स्किल्ड पर्सन को x मान लिया, जो स्किल्ड वर्कर है उसका x है, और अनस्किल्ड वर्कर के लिए y मान लिया, सिंपल है, लेट करके मान लिया। अब मुझे पहला कंडीशन क्या बोल रखा है कि उनका जो रेशियो है, किसका, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर के सैलरी का रेशियो है 5:3, मतलब स्किल्ड वर्कर का x है, रेशियो अनस्किल्ड वर्कर के साथ उसका रेशियो क्या है 5:3। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारा जो पहला कंडीशन जो क्वेश्चन में ही दिया रखा है वो है x रेशियो y इज इक्वल टू 5:3, मतलब x अपॉन y इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x, ठीक है, 3x इज इक्वल टू 5y हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने यहां पे क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है। तो यहां पे x इज इक्वल टू 5/3, ये y उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5/3y हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, x इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। या तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, कि मैंने यहां पे लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय x क्रॉस में 3x हो गया इज इक्वल टू 5 हो गया, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। आप सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो x का वैल्यू निकाल के, या तो डायरेक्ट साइमल्टेनियस सॉल्व करना चाहते हो, आपकी मर्जी। अब यहां पे x प्लस y इज इक्वल टू 720, क्यों, ये हमारा सेकंड कंडीशन है, ये आपका सेकंड कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, कि आपको बोल रहा है कि जो स्किल्ड वर्कर है और अनस्किल्ड वर्कर है दोनों का जो सैलरी कंबाइन होगा वो होता है 720 रुपया। तो x है स्किल्ड वर्कर का, y है अनस्किल्ड का, दोनों को प्लस करके 720, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या किया, इसमें जो x है ना, यहां से x का वैल्यू उठा के पुट कर दिया। लेकिन आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि एक इक्वेशन आपके सामने ये रहा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन अभी अभी आपने निकाला जो कि है x प्लस y इज इक्वल टू 720, ये आप कर सकते हो सॉल्व। तो यहां पे अगर ये x है तो इसको मैं पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट, ठीक है, ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं।
कोई भी मेथड से कर सकते हो। यहां पे मैंने x डाल दिया, आपने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय y इज 3y, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 720 मतलब 7 0 जा 0, 2 3 जा 6, सॉरी 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2160। इसको सॉल्व कर लोगे माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2160, ये हो जाएगा माइनस 5y माइनस 8y, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 8y इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस 2160, तो y कैंसल, y विल बी इक्वल टू 2160 अपॉन 8 हो जाएगा। अब देखो 8 के टेबल में 8 2 जा 16 होता है, 8 7 जा 56 और 0, 270 रुपए। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 270 आ गया। ये देखो मैंने जो नॉर्मल हमेशा करते हैं, एक के नीचे एक रख के सॉल्व करने वाला किया, और ये यहाँ पे जो किया हुआ है, ये सर ने कराया हुआ है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि x का वैल्यू उठा के इसमें x के जगह पे 5/3y है ना, वो डाल दिया और फिर सॉल्व किया है, तो आपने y का 270 आया, तो हमने भी सॉल्व किया 270 आया। तो आपको ये मेथड अच्छा लगता है ये करो, ये मेथड अच्छा लगता है ये करो। ये सब्स्टिट्यूट करके किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमने साइमल्टेनियस एलिमिनेशन मेथड किया हुआ है। तो y का वैल्यू 270 आ गया। y क्या है हमारे लिए भाई, y क्या है हमारे लिए, y हमारे लिए अनस्किल्ड पर्सन का सैलरी है। तो हम लिख सकते हैं कि अनस्किल्ड पर्सन का सैलरी है 270 रुपया, और इसी y को उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दो, किसी एक इक्वेशन में, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, किसी में भी डाल दो, इसमें डाल दो। तो इसमें जब डालोगे तो आपका कैलकुलेशन होने के बाद x का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा, जो कि है 450। तो x क्या है, स्किल्ड वर्कर का सैलरी। तो हमें ये पता चल गया कि जो स्किल्ड वर्कर था उसकी सैलरी 450 है, और जो अनस्किल्ड वर्कर था उसकी सैलरी है 270 रुपया। तो इस हिसाब से हमने दोनों वैल्यू निकाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हॉर्स कैटेगरी में बन सकते हैं। चलो अब देखो, ये एरोप्लेन और बस वाला एग्जांपल भी बहुत डेंजरस होता है, आने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, जो मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना, बहुत मजेदार तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन है क्या। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये जो चीजें होती है ना, ये दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है उसमें, और ऑब्वियसली हॉर्स का मतलब ही वही होता है कि आप दिमाग लगाओ भाई, आपकी थिंकिंग स्किल्स क्या है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 1900 किलोमीटर, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ने ट्रैवल किया 500, ठीक है, नहीं सॉरी, सम डिस्टेंस बाय बस, मतलब कुछ डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल किया। जैसे मान लो कि मेरे को कहीं जाना है, जैसे मान लो मुझे जाना है, लेट्स सपोज मनाली, जैसे मनाली जाना है, तो मनाली के लिए डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है या फिर फ्लाइट नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैं जाऊंगा यहां से दिल्ली, किससे गया, मान लो फ्लाइट से गया, तो फ्लाइट से मैं गया दिल्ली, और दिल्ली से उतर के फिर बस मैंने ले ली और बस से वहां पे गया। तो मतलब कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल किया। और जब बस से ट्रैवल किया था उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, एरोप्लेन का एवरेज स्पीड होता है 700 किलोमीटर। सोचो कितना तेज भागता है एरोप्लेन हवा में, 700 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, और कुल मिला के उसको कितना लगा है, 5 घंटे लगे हैं। पूरा बस और एरोप्लेन दोनों मिला के उसको 5 घंटे लगे, तब जाके वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच पाए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय द बस, यानी कि बस से कितना डिस्टेंस उसने कवर किया विशाल ने, ये क्वेश्चन हमें पूछा है। तो कैसे दिमाग लगाओगे, तो दिमाग ये लगाना है, सबसे पहले तो आपको दोनों ही डिस्टेंस पता नहीं है, तो मैं मान लूंगा कि लेट एक्स, मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो एक्स है, ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूं, लेट एक्स जो है ये एक ऐसा डिस्टेंस है जो विशाल ने बस से ट्रैवल किया, और ऐसा डिस्टेंस y है जो उसने एरोप्लेन से ट्रैवल किया। तो मैंने क्या मान लिया कि लेट x बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बाय विशाल, एंड लेट y बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन बाय विशाल, ये हमने मान लिया। अब पहला कंडीशन ये बोलता है कि हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1900 किलोमीटर। तो मतलब जो भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया बस से, कितना किया, x किया, x, और जितना ट्रैवल किया उसने एरोप्लेन से यानी y, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 1900 किलोमीटर। मतलब पहला कंडीशन मेरा बन गया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 हो जाएगा, जिसमें x आपका बस का डिस्टेंस है और y आपका एरोप्लेन एपी का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन हो गया। ओके, अब आगे बढ़ जाते हो। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे, 5वीं 6वीं 7वीं से, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा, तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा टाइम का, मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब मैं बस के लिए टाइम निकालना चाहता हूं, यानी टाइम ऑफ बस, टी ऑफ बी लिखा हुआ है, टाइम ऑफ बस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस के लिए डिस्टेंस x है और टाइम है 60, सॉरी स्पीड है 60 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बस ट्रैवल विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, तो डिस्टेंस x है अपॉन स्पीड है 60। ये हो गया किसके लिए, बस के लिए टाइम हो गया, TB इज इक्वल टू x अपॉन 60। वैसे एरोप्लेन के लिए भी निकाल दो कि जो एरोप्लेन रहेगा उसके लिए भी जो टाइम रहेगा दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, y कवर किया है एरोप्लेन ने, ठीक है, और उसका स्पीड है 700, लिखा हुआ है 700। तो ये आपका दो इक्वेशन आपके बन गए। क्या बन गए, TB इज इक्वल टू x अपॉन 60, TA इज इक्वल टू y अपॉन 700। समझ में आया, ये आपका बन गया। अब इसको अगर मैं देखूं तो एक चीज उन्होंने बोल रखा है कि जो टोटल टाइम लग रहा है वो 5 घंटा लग रहा है।
टोटल टाइम तो 5 घंटा लग रहा है, मतलब ट्रैवल बाय बस, टाइम बाय बस और टाइम बाय एरोप्लेन दोनों को प्लस करूंगा तो 5 घंटा होना चाहिए, यानी टीबी प्लस टीए करूंगा तो कितना होना चाहिए, 5 घंटा होना चाहिए, जिसमें आपका टीबी का वैल्यू है x/60, तो लिख दिया x/60। मैंने क्या लिख दिया, x/60 लिख दिया। ठीक है, इसको ध्यान दो, जो मैं मार्क कर रहा हूं उसको ध्यान दो। तो टीबी की जगह पे x/60 लिख दिया, बीच में प्लस लिख दिया, और टीए की जगह पे लिख दिया y/700, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब नीचे आप देखोगे इसके पास 60 है, इसके पास 700 है। ये व्हाइट में जो लिखा है उसको थोड़ा इग्नोर करो, पहले x/60 है, y/70 है। अब मुझे इसको दोनों को सेम बनाना है, नीचे डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोनों का एलसीएम लूंगा तो 7 6 होता है 4200 होना चाहिए बराबर। तो 4200 बनाने के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 70 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। इसको मुझे 4200 बनाना है तो मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कुल मिला के कितना है, 5 है, 5 आवर्स है। ठीक है, समझ में आया, ये हमने एलसीएम निकाला हुआ है। ठीक है, ये एलसीएम है, इसको छोड़ दो, इग्नोर करो इसको। ठीक है, समझ में आया, यहां पे दिख रहा है क्लियर, ये चीज में जो आपको लिख के दिखाया हूं क्या बन गया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, 70x। देखो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, 70x/70 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस y इंटू 6/700 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आया, मिटाऊं, देखो ध्यान से, वापस लिखूं, क्या था, टीबी का वैल्यू x/60 था, प्लस ये क्या था, y/700 था, इज इक्वल टू 5 था। बस हमने क्या किया, इसको एलसीएम बनाने के लिए इस पूरे को मैंने 70 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 700 को 4200 बनाने के लिए इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हुआ ये कि ये बन गया 70x। ठीक है, नीचे आपका दोनों का कॉमन एलसीएम आ गया 4200, 60 4200 होता है, इधर भी 4200 आएगा, तो कॉमन एलसीएम मतलब कॉमन डिनोमिनेटर आ गया 4200, और ये हो जाएगा 70x प्लस 6y। तो 70x प्लस 6y अपॉन 4200 इज इक्वल टू 5। ये 4200 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21000 हो जाएगा, ये बच गया 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21000। ये आपका पहला इक्वेशन है जिसमें x प्लस y इज इक्वल टू 1900 है। ये आपका दूसरा इक्वेशन है 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21000 है। इन दोनों को लेना है और साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहली बात तो पहला इक्वेशन में अगर आप देखोगे इसमें सिर्फ y है, इसमें 6y है, तो 6y है और ये y है, तो इसको अगर मुझे सेम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये नया इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11400। अब ले लिया जो इक्वेशन नंबर 4 था हमारा, सॉरी सेकंड था हमारा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिया, और जो फर्स्ट वाले को चेंज करके जो थर्ड इक्वेशन बनाया वो ले लिया। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए माइनस करके, तो हमारा x का वैल्यू 150 मिल गया, यानी ये क्या है आपका स्पीड ऑफ बस, ये आपको मिल गया, आपको सॉरी नॉट स्पीड, हाँ स्पीड था, क्या माना था हमने, दैट इज नथिंग बट योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। ठीक है, ये आपने क्या माना था, डिस्टेंस माना था ना, तो ये आपका निकल गया, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। तो यही चीज हमने पूछा था कि बस से कितना लगा, लेकिन अगर आप चाहो तो एरोप्लेन का भी निकाल सकते हो। कैसे, इसको उठा के अगर किसी एक इक्वेशन में डाल दोगे तो आपको y का वैल्यू भी मिल जाएगा, जो कि रहेगा आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता भी कि एरोप्लेन का भी बताओ, तो आप किसी एक में पुट करके y का वैल्यू निकाल के आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं, और जरूरी नहीं है कि बस और एरोप्लेन ही हो, कुछ भी आ सकता है ना भाई, क्योंकि क्वेश्चन तो बनते हैं न्यू हॉट्स में बनते भी है न्यू। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एरोप्लेन की जगह पे ट्रेन आ गया, ट्रेन की जगह पे ये आ गया, बोट आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करके ले लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और भी क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन है, ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देता हूं। ठीक है, ध्यान देना, एक सेकेंड। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, ज्यादा छोटा कर दिया ना हमने, ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा होने दो। ठीक है, रुक जाओ। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, हो रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है। आप थोड़ा जूम कर लेना बच्चा, आप थोड़ा जूम कर लेना, इतना बड़ा ठीक है, इतना इससे बड़ा नहीं हो पाएगा फिलहाल में। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि मिस्टर कासम जो है एक स्मॉल बिजनेस चलाता है, किसका, अर्थन पॉट, मिट्टी के बर्तन बनाता है, मटके बनाता है, और उसके अंदर डेली बेसिस पे तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है हर मटके का वो 40 रुपया है, और लगभग 10 गुना ज्यादा है नंबर ऑफ पॉट से ही मेक्स इन वन डे। इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट, मतलब हर पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 600 रुपया है पर डे, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स पर डे। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझो, ये मटके वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, हम सबसे पहले मान लेंगे कि भाई हमको पता नहीं है कि कितना प्रोडक्ट बनता है, तो मैं बोलूंगा कि लेट द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एक पॉट का, एक मटके का जो प्रोडक्ट कॉस्ट रहेगा वो x है, और नंबर ऑफ जो पॉट्स बनते होंगे वो y बनते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला कंडीशन ये बोल रखा है कि हमें कि दैट इज आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच मटका, हर एक मटके का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 40 रुपया है, 40 रुपया नहीं है, 40 मोर देन 10 टाइम द टोटल नंबर ऑफ पॉट है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉट कितना है,
मुझे पता नहीं है y है, तो मैं उससे बोलूंगा 40 गुना ज्यादा, 40 रुपया ज्यादा, तो मैं लिखूंगा 10 टाइम ऑफ मटका जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो 10y हो गया, मटका प्रोड्यूस कितना हो रहा है y, तो 10y और उससे 40 ज्यादा मतलब 10y प्लस 40, और वो किसके बराबर रहेगा, आपके x के बराबर रहेगा, जो कि आपका है कितना, कॉस्टिंग है उसका, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, जो आपका x है, प्रोडक्शन कॉस्ट 1। तो हमने ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो बहुत इजी भी हो जाएगा, नहीं भी करना है तो आप इसको डायरेक्टली आप कर सकते हो। अब सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन देखो, यहां पे आगे क्या बोल रहा है कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट इज 600, मतलब जितने भी पॉट होंगे उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा वो कितना है, 600 रुपया है। मतलब एक पॉट का दाम कितना डिसाइड किया हमने, x, कितने पॉट है वैसे y, तो x और y आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो टोटल कितना बनेगा, ऑब्वियसली कितना बनेगा, 600, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 600। ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन, x इंटू वाई इज इक्वल टू 600, ठीक है, समझा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 600 हो गया। अब यहां पे क्या दिमाग लगाना है आपको, सिंपल सी बात है कि भाई मुझे x इज इक्वल टू 10y प्लस 40 पता है, तो मैं इस x के जगह पे 10y प्लस 40 लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू, ये x के जगह पे 10y प्लस 40 लिख दिया, ठीक है, लिख दिया यहां पे, और ये मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 600। इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 10y स्क्वायर प्लस 40y इज इक्वल टू 600, 10y स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, ऑब्वियसली ये कैसा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन गया है, ये कैसा दिख गया है, ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन गया है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा जो बन गया है, इसको सिंपली आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया और y का वैल्यू निकाला। आप सॉल्व करने तो आपको आता है, ये इतना डीप में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ आपको पहले से आता है, ये सब हॉट क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं और कुछ नहीं, कैसे करना है। तो आपको y का वैल्यू मिल गया, y क्या है आपके लिए, दैट इज नंबर ऑफ पॉट्स, मतलब एक दिन में जो मटके बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 6 मटके बन रहे हैं। और अगर इसको मैं इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में डाल देता हूं, मान लो इसी में डाल दूंगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा x का भी, तो x का वैल्यू मुझे मिल गया 100, यानी कि एक मटके का जो प्राइस है वो कितना है, जो पूछा है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, एक मटके का जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो है 100 रुपया, तो इसीलिए 100 रुपया एक मटके का है, और वो दिन में 6 बना लेता है, इसीलिए उसको 100 से 6 को मल्टीप्लाई करके 600 रुपया उसको एक दिन में कमाई हो जाती है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। तो आप देख सकते हो बहुत ईजी है, ठीक है, थोड़ा जूम करके देख लेना, छोटे छोटे लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट भी लेते जाना बच्चा, ठीक है, मैं साइड रखते जाऊंगा बीच बीच में। चलो आगे बढ़ जाते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखो ये दिखने में बहुत खतरनाक दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं, कैसे है नहीं बताता हूं, ध्यान देना, ठीक है, ये क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे, सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चीज यहां पे क्लियर कट दिख रहा है, ये पूछा है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या करना है, ये इक्वेशन को लेना है और उसको कंपेयर कर देना है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, ये ax स्क्वायर मतलब a का वैल्यू 4 आ गया आपका, देखो a का वैल्यू 4 आ गया, b का वैल्यू ये पूरा हो जाएगा, दैट इज 4b, ये आ जाएगा, और c ये पूरा c हो जाएगा, जो कि c इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने इस पूरे इक्वेशन को कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकाल दिया। अब मुझे क्या बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इवन वी कैन सॉल्व बाय द फार्मूला मेथड आल्सो। तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए इजी लगता है फार्मूला मेथड, मैं सीधा क्या करूंगा, फार्मूला ले लूंगा, जो कि फार्मूला मेथड का फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब चाहिए तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले भी निकाल सकता हूं, डायरेक्ट फार्मूला में डाल के भी निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला में डाल रहा हूं। आप पहले भी, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पहले निकाल दो, वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे मैंने क्या फार्मूला में डाल दिया, x इज इक्वल टू माइनस क्या होता है इधर b होता है, तो b का वैल्यू क्या है 4b है, तो माइनस 4b हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब ये b है 4b का वैल्यू, तो 4b b का वैल्यू 4b b स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय a। बस इसको कैलकुलेट करो, तो माइनस b प्लस माइनस हो गया, 4b का स्क्वायर होता है 16b स्क्वायर, 4 4 16 होता है, अंदर में क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये माइनस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो गया, 2 4 नीचे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 4b प्लस माइनस है, अंडर बच गया 16, इसमें आप देखोगे तो इसके अंदर भी b स्क्वायर है, इसके अंदर भी b स्क्वायर है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, 16 को कॉमन निकाल रहा हूँ, अंदर बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये b स्क्वायर जो है माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 16 का बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट 4, अंदर बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस 4 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 8 बचेगा। अब यहां पे देखोगे इन दोनों में भी 4 कॉमन है, तो मैंने 4 कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा ये b, अंदर बचेगा माइनस बी, और ये ए स्क्वायर का बाहर निकल के ए आ जाएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस ए अपॉन 8, 4 × 4 4 2 8, तो सिंपली क्या बच रहा है, यहां पे ये बच रहा है, दैट इज x इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू क्या बच रहा है, माइनस बी प्लस माइनस ए अपॉन 2। अब एक बार माइनस बी प्लस ए अपॉन 2 हो जाएगा, एक बार माइनस बी प्लस माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा, तो इस तरीके से दो रूट्स हमें मिल गए। तो ये ऐसा सॉल्व होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भयंकर दिखने वाले, जो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हर किसी को आता है कि x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 इजीली कोई भी सॉल्व कर लेगा, हाँ आता है ना, पेपर तो बहुत इजी आ ही रहा है पिछले 3-4 साल से, आप देखोगे लगभग
आफ्टर द कोविड, ठीक है, आफ्टर द लॉकडाउन सिचुएशन, ठीक है। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हो, ये ऐसे खतरनाक दिखने वाले सम भी हम इससे फॉर्मूला मेथड से आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके हॉट्स में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये भी बहुत दिखने में डेंजरस दिखता है लेकिन है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेना, क्या दिख रहा है, क्या सॉल्यूशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है, दैट इज नथिंग बट, अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज होगा, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ए क्यूब दिया हुआ है ना, अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा एंड बीटा का जो रूट्स वाला जो चीजें हैं वही लगेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है 5 है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 35 है, और हमें बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका अल्फा एंड बीटा रूट है। तो मुझे एक चीज पता है, बहुत पहले से ही पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा इधर पे 5 दे रखा है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ पे 35 दे रखा है इन्होंने, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। अब मान लो कि मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ले रहा हूं, तो मुझे एक फॉर्मूला पता है ना, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है दैट इज ए प्लस बी दी होल क्यूब माइनस 3ab अल्फा ए प्लस बी, ठीक है, ये होता है। तो हमने क्या किया, बस उसमें वैल्यू पुट ऑन किया और कुछ नहीं, तो डाल दो। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला में मैंने पुट ऑन कर दिया। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 35, मतलब इस पूरे की जगह पे 35 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी पता है आपको 5, तो 5 क्यूब हो गया माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अगेन 5 होता है। बस यहाँ पे आपको जो वैल्यू है पुट ऑन करना है और सॉल्व करना है। 35 वैसे का वैसे ही 5 क्यूब होता है 125 माइनस 3 अल्फा बीटा, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 हो जाएगा, अल्फा बीटा बचा। ये 125 को उधर ले लोगे तो 35 माइनस 125 इज इक्वल टू माइनस 15 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो क्या बच रहा है, 35 में से 125 गया तो 90 बचेगा, माइनस 90 बचेगा और उधर माइनस 15 बचा, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा मैं अच्छे से सॉल्व करके दिखा देता हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये बचेगा आपका माइनस 90, इधर पे बच रहा है आपका माइनस 15 अल्फा बीटा। तो आपको माइनस माइनस कट हो गया, तो आपको अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 15 हो जाएगा, 15 15 15 6 19, तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 6, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका 6 आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक बार आपको अल्फा बीटा मिल गया, आपको क्या बनाना है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और आपको फॉर्मूला पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर आपको पता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा यहाँ पे ध्यान देना। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, दिस इज द फॉर्मूला ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला यही है। अब इसमें आपको पता ही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया था 5, तो ये आ जाएगा 5, और ये आपका x प्लस अल्फा इंटू बीटा अभी भी निकाला जो कि ये 6, तो आपका आंसर आ गया ये वाला, दैट इज ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा है, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से काम करती है, अगेन 3 मार्क्स की कैटेगरी में ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन जाएंगे आपके हॉट्स क्वेश्चन में, तो ध्यान में रखना इस चीज को। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम है, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, ये क्वेश्चन अलग है, इसको ध्यान दो, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो मेरे वर्डिंग्स को भी, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के जूम करके भी देख लेना क्या लिखा है। सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म ऑफ एपी इज 3300, मतलब पहला जो 55 टर्म है एपी का वो 3300 है, हमें बोल रहा है उसका 28वां टर्म निकालो, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा विचित्र क्वेश्चन है कि आपको S55 33,000 दे रखा है, सॉरी 3300 दे रखा है, और आपको 55वां टर्म पूछा है ना, पूछा नहीं मतलब दिया हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म, तो N55 है, आपको पूछा है 28वां टर्म निकालो, T28 पूछा है। तो अगेन एक फॉर्मूला है, अगर आपको 28th टर्म निकालना है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें आपको n का वैल्यू इधर पे 28 लेना है क्योंकि T28 निकाल रहे हो, इज इक्वल टू a प्लस n 28 है आपका माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इसके अलावा ना आप तो आपको फर्स्ट टर्म पता है ना तो डी पता है, तो आपने एक इक्वेशन बना लिया, क्या, T28 इज इक्वल टू a प्लस 27d, ठीक है, ये आपका बन गया, ठीक है। अब आपको एक और चीज जो आपको दिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट 55 टर्म का सम बोला है, तो सम बोला यानी Sn का फॉर्मूला यूज होगा, तो Sn का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला एज यू ऑल नो, जिसमें आपको n यहां पे सम वाले के केस में वो 55 दे रखा है, तो S55 इज इक्वल टू n का वैल्यू 55 अपॉन 2 हो जाएगा, 2a प्लस 55 आपका n हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी। अब इस पूरे को आपको सॉल्व करोगे, कैंसल आउट करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगा ये वाला, जो कि है 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d। तो आपको यहाँ पे T28 का वैल्यू a प्लस 27d मिल रहा है और a प्लस 27d का वैल्यू 60 मिल रहा है। तो अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 को ले लोगे तो आपका T28 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, बराबर, दोनों को सॉल्व कर लोगे तो T28 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, और आपको निकालना क्या था, अगेन 28 टर्म, तो 28 टर्म आपका डायरेक्टली यहां से 60 मिल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इस तरीके से आपने सॉल्व किया, आंसर निकाल दिया, ठीक है, कितना ईजी था, है कि नहीं, है कि नहीं बच्चा, क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब देखो ये एक और क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त,
ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इसको ध्यान देना। मैं थोड़ा सा देखता हूं नीचे आता है क्या ये फाइल, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पहले समझाता हूं आपको, एक सेकेंड। ध्यान देना यहाँ पे, जो अब मैं बताने जो जा रहा हूं उसको ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हॉर्स कैटेगरी के हिसाब से। क्या बोल रहा है, इफ m टाइम द nth टाइम ऑफ एपी इज इक्वल टू nth टाइम द n टर्म देन शो दैट। ये आपको शो करने बोल रहा है। क्या शो करने बोल रहा है, ये आपको शो करने बोल रहा है। ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इसको देखो क्या बोल रहा है, m प्लस n टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 0, यानी जो भी m प्लस nth टर्म आएगा वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, जो आपका m प्लस nth टर्म रहेगा, मतलब tm प्लस n रहेगा, वो ये क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले यहां पे जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो हमारा फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे हमारे लिए n जो है वो ये है, और कहीं ना कहीं गिवन में दिया हुआ है कि mth टाइम द nth टर्म, देखो m टाइम्स द m टर्म एंड n टाइम्स द n टर्म, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरे को एक फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, यहां पे देखो, ये मैंने बहुत सारे जो हमारे नौशाद सर ने करके रखा हुआ है, तो यहां पे अगर आप ध्यान दो, ठीक है, यहां पे ध्यान दो, ठीक है। और एक और चीज जो बच्चा देख रहा है, और इन केस आपको शायद नहीं पता होगा, तो नौशाद सर का अभी बहुत इंपॉर्टेंट कोई तो एग्जाम चल रहा है उनका, ठीक है ना, जो मास्टर्स के लिए चल रहा है, इसके लिए वो मैथ्स 1 के लिए अवेलेबल नहीं है। और आपको पता है मैथ्स 1 तो मैं खुद ही पढ़ाता हूं। मैथ्स 2 के लिए बहुत सारी वीडियोस आपको नौशाद सर भी देंगे, क्योंकि आपको पता है कि नौशाद सर कहीं ना कहीं हमें असिस्ट करते हैं, मुझे असिस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो कुछ वीडियोस भी बनाते हैं ज्योमेट्री के लिए। तो वो मैथ्स 2 में आपको देखने मिल जाएंगे नौशाद सर, जिनको क्यूरियोसिटी थी। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम यहाँ पे कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो। तो जैसे मैंने बोला कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला था, mth टाइम द mth टर्म इज इक्वल टू nth टाइम द nth टर्म। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया जो आपका गिवन है। ठीक है, दूसरा आपको बोल रहा है प्रूफ क्या करना है कि mth टर्म इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो Tn इज इक्वल टू, तो n की जगह पे मैं क्या डालूंगा, m प्लस n डालूंगा। यहां पे क्या डालूंगा, Tn, यानी t m प्लस n हो गया। n इज इक्वल टू मेरे लिए क्या है, यहां पे इस केस में n इज इक्वल टू मेरे लिए m प्लस n है ना। तो n की जगह पे मैं m प्लस वन डाल रहा हूं, a प्लस n ये है माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0 है ना। ये प्रूफ करना है ना। चलो अब यहां पे ध्यान दो, तो ये हो जाएगा यहां पे, दैट इज, हाँ यहां पे अगला स्टेप, अब Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस डी फ्रॉम गिवन इक्वेशन, कि भाई Tn का वैल्यू क्या हो जाएगा, Tn का जो वैल्यू हो जाएगा, जो कि हो जाएगा m प्लस a प्लस m माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, और ये किसके बराबर है, n a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि हमको पता है ना कि mth टाइम द mth टर्म है। ठीक है, n टाइम्स द n टर्म है। अब इसको बस सॉल्व करते जाना आपको, और कुछ नहीं। तो देखो m मल्टीप्लाई बाय a में प्लस m कॉमन निकाल दूंगा यहां पे, तो अंदर बचेगा m माइनस वन इंटू डी। देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना अंदर, ठीक है, इज इक्वल टू n a, n मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी। अब इसको यहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें m a जो है ये m इंटू m माइनस वन इंटू डी, और यहां पे आगे ले लूंगा, मतलब इक्वल के इस साइड ले लूंगा, तो माइनस n a हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा माइनस n इंटू n माइनस वन इंटू डी। अगेन सॉल्व कर लोगे यहां पे, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो m माइनस n जो है मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो a इंटू m माइनस वन कॉमन, यहां पे अंदर बचेगा m इंटू m माइनस वन माइनस n इंटू n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब अंदर सॉल्व कर लो, तो ये m माइनस वन सेपरेट कर दिया, ये m इंटू m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू डी इज इक्वल टू हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो a इंटू m माइनस वन सेपरेट अगेन है, तो ये m स्क्वायर, ये n स्क्वायर को इधर ले लियो, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ पे कलर चेंज करता हूं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस m, यहाँ पे बचेगा प्लस n, और ये मल्टीप्लाई बाय डी। अगेन सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा m माइनस n m प्लस n, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला, m माइनस वन m प्लस n, यहाँ पे माइनस वन कॉमन निकालो, m माइनस वन कर लो और d कर दो। अब यहाँ पे भी दोनों में देखोगे तो m माइनस वन कॉमन दिख रहा है, तो m माइनस वन कॉमन निकाल दिया, अंदर m प्लस वन बचेगा, माइनस वन बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a m माइनस वन तो सेम टू सेम करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे m माइनस वन जो है अलग कर दिया, m प्लस n माइनस वन इंटू डी अलग कर दिया। अब इसके हेल्प से क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, m माइनस वन जो होगा आपका m माइनस वन, ये a प्लस mn प्लस n माइनस वन, m प्लस n माइनस वन इंटू डी अपॉन आपने ये कर दिया। इसको आप थोड़ा सा ऊपर लेके दिखाता हूं आपको सॉल्व करके, एक सेकेंड, यहां पे ध्यान देना। लास्ट में हमने क्या किया, देखो यहाँ पे m माइनस वन कर दिया, और यहाँ पे m माइनस वन, m प्लस n माइनस वन इंटू डी कॉमन निकाल दिया, और यहाँ पे m माइनस वन अंदर बचेगा ये, और सिंपली हमने ये पूरा का पूरा m माइनस वन कॉमन निकाल के अंदर भेज दिया, a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। और यही चीज हमें प्रूव करना था ना कि भाई आपका a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0, और जो कि आपका ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, tm प्लस वन हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाना है। लेकिन पहला स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो क्या किया, हमने आपको बताया कि tm
mth टाइम tm इज इक्वल टू n टाइम tn से, बस उन दोनों को इलाबोरेट किया और कुछ नहीं किया स्टार्टिंग में, ठीक है, समझ में आया। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो हमने यहां पे सॉल्व किया है tn का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, यहां पे जो सॉल्व किया है, एक सेकेंड, यहां पे जो सॉल्व किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, दैट इज ये वाला। तो यहां पे हमने क्या लिया, tm इज इक्वल टू m टाइम्स tm ये लग गया, और ये n टाइम्स tn लग गया, इनको ही पूरा सॉल्व किया और जो वैल्यू हमारे पास गिवन में अवेलेबल था उसको डाला, वहां पे हमारा आंसर निकल जाता है। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हॉट्स था, इसको भी आप देख लो। अभी अगला क्वेश्चन देखोगे, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में, जो कि है किसके ऊपर बेस, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस है ये। अगर आप देखोगे तो हमें बोल रहा है कि फॉलोइंग टेबल शोज एजेस ऑफ 30 पेशेंट्स गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल ऑन ए पर्टिकुलर डे, फाइंड द मीडियन एज ऑफ द पेशेंट। तो मीडियन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हॉर्स में कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ भी आ सकता है। लास्ट टाइम भी मोड आया था, अगर आप देखोगे मेरे पास क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने बताया, तो देखोगे तो मैंने क्या बताया, हाँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आया था, यहाँ पे पाई डायग्राम आया था, तो आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि दो हॉट्स में आपके दो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब ये 4 + 3 7 मार्क्स तो आपको सिर्फ हॉट्स में पूछे हुए स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में से। तो अगेन जो हमने महामाराथन वीडियो अपलोड किया जिसमें पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स का पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है, वो जाके प्लीज चेकआउट कर लेना, बहुत आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले एज आपको दिया हुआ था, नंबर ऑफ पेशेंट जो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी है, तो एज जो है आपको क्लास दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेशेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हम क्या निकालते हैं, मीडियन जब भी निकालना होता है हमें लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का निकालना है, तो CF लिख दिया। अब पहला जो होता है सेम होता है, ठीक है, उसके बाद 60 + 42 102 हो गया, 102 + 55 157 हो गया, 157 + 70 227 हो गया, 227 + 53 280 हो गया, 280 + 20 300 हो गया। और आप इसको भी टोटल करोगे, इसको भी आप टोटल करोगे, जो कि आपका n का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आया ना, दैट इज टोटल, लेकिन ये जो होना चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखना है अच्छे बच्चे, यहाँ पे लिखना है, ये n = 300 इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखना है आपको। तो ये 300 और ये 300 टैली हो रहा है, मतलब हम करेक्ट जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मीडियन का फॉर्मूला ये रहा, दैट इज L प्लस, एक सेकंड, ये फॉर्मूला है मीडियन का, L प्लस, ठीक है, L, ये L है, ठीक है ना, L प्लस n/2 - CF/F × H। तो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंटली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे इस पूरे में, ठीक है ना, अगर आप उसके हिसाब से देख रहे हो, तो मान लो कि यहां पे मैं मीडियन के लिए जो क्लास इंटरवल ले रहा हूं, ठीक है ना, क्लास इंटरवल जो ले रहा हूं वो कितना ले रहा हूं, यहां पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज 42, यहां पे 30 to 40 वाला हो जाएगा, ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से मेरा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगा, ये मेरे लिए CF बन जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये मेरे लिए दैट इज 55 यहां पे बन गया, ठीक है। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है, लेस देन टाइप, ठीक है, n/2 भी करके देख सकते हो ना, 300/2 दैट इज 150 से कम क्या है, दैट इज 102, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गया, और ऑब्वियसली ये आपका F बन गया, ठीक है, 55 आपका F बन गया। और आपको L कैसे मिलता है, उसका क्लास इंटरवल, तो 30 से लेके 40, मतलब ये आपके लिए क्या बन गया, L बन गया। दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो H मिल जाएगा 40 - 30 करके 10, तो H का वैल्यू भी आ गया, H का वैल्यू 10 आ गया। तो इस हिसाब से हमने ये सॉल्व कर दिया। देखो रफली बता रहा हूं अगेन, क्योंकि टाइम कमी है, सो पूरा सॉल्व करके बताऊंगा तो यार एक वीडियो 5-5 घंटे का बनेंगे, ठीक है। तो नहीं मैं चाहता कि आप लोग यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, बस फटाफट देखो, 2x स्पीड पे देखो और फटाफट से आप उसको प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे ऐसे एग्जाम्पल्स को, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको करने आना चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूं फॉर्मूला में डाल के वैल्यू पुट करना, तो वहां पे तो आपको खुद से वैल्यू पुट करके खुद ही कैलकुलेशन करना है। तो प्रैक्टिस करो भाई उस चीज का, कि प्रैक्टिस कर पा रहे हो क्या, सॉल्व कर पा के आंसर निकाल पा रहे हो क्या, वो करो आप प्रैक्टिस, क्योंकि मैं तो एग्जाम लिखने नहीं आऊंगा, आपका एग्जाम तो आपको लिखना है, तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो L30 मिल गया, CF आपका 102 है, फ्रीक्वेंसी 55 है। ये सब मिलने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला डाल देना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट ऑन करना है और कैलकुलेशन करना है, और आपका मीडियन निकाल देना है, ठीक है। मीडियन आ गया 38.70। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस भी बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, कि एनालिसिस ऑफ ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपको एज ग्रुप दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, और आपको बोल रहा है कि फॉर द डेटा मोड इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू 25। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। आपको बोल रहा है कि मोड जो है इज इक्वल टू मीडियन है, जो कि 25 है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट द मीन, आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है ऑब्जर्विंग द डेटा। अब सबसे पहले आपको ये चीज दिया है, तो आप उसका क्या बनाओगे, सबसे पहले क्लास बनाओगे, ऑब्वियसली मीन निकालना है तो क्लास मार्क बनाओगे। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपने लिख दिया, और समीशन ऑफ FI XI डायरेक्ट मेथड से अगर आप कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि क्लास मार्क कैसे निकलता है, दोनों का एवरेज, यानी 0 + 10 / 2 मतलब 10/2 5 हो गया, 10 + 20 30 / 2 यानी 15 हो गया। तो इस प्रकार से आप क्लास मार्क निकालोगे। ये सब चीज पढ़ा चुका हूं मैं स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में। फ्रीक्वेंसी जो है वो लिख दिया आपने, सेम FI XI लिख दिया। अब क्या करना होता है, टोटल लिखना होता है। समीशन ऑफ FI XI इज इक्वल टू 500, समीशन ऑफ FI इज इक्वल टू 20। आपको फॉर्मूला पता है कि x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ FI XI अपॉन XI, मीन का फॉर्मूला है, डाल दिया। FI XI अपॉन FI
तो उसमें डाल दिया तो x बार का वैल्यू मिल गया 25। तो यहां पे जो क्वेश्चन आपको पूछा था कि फॉर द डेटा मोड इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू 25, कैलकुलेट मीन ऑब्जर्विंग द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इंटरप्रेट योर ऑब्जर्वेशन। तो आपने यहां पे ये नोटिस किया कि आपका जो मीडियन था वो भी 25 है, मोड था वो भी 25 है, और इस चीज का जो मीन आ रहा है वो भी 25 आ रहा है। मतलब हमारा जो इंटरप्रेशन रिजल्ट को ऑब्जर्वेशन करने बोल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इन दिस केस द मीन मीडियन मोड ऑल द वैल्यूज आर सेम, दैट इज 25। ये आप बोल सकते हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखो कितना यूनिक क्वेश्चन था, ये ऐसे बन सकते हैं। अगला देखो फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर में से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ट्रेडिंग कंपनी है जो 18% जीएसटी पे करती है किस पे, 15,000 के प्रोडक्ट पे, एंड उसको बेचती है, और कस्टमर को बेचा कितने में, 21,000 में। हमें बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से क्वेश्चन है। तो बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जब हम क्या करते हैं, जब हम आपका कोई चीज बेचते हैं, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 18% जीएसटी लगा हुआ है ना, तो इनपुट टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 15,000 पे 18% लगेगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया आपका इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स जो होगा किस पे लगेगा, कस्टमर को जब वो बेचा। तो जब हम बेचते हैं, जो कस्टमर कोई मतलब कोई दुकानदार जब बेच रहा होता है तो आउटपुट टैक्स लेना पड़ता है। तो 21,000 पे आउटपुट टैक्स लगेगा, जो कि है 18% के हिसाब से 3,780। तो आपको इनपुट टैक्स पता है, आउटपुट टैक्स पता है, और अभी हम निकालेंगे जीएसटी पेबल। तो जीएसटी पेबल जो होता है आउटपुट माइनस इनपुट होता है, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो आपका ये जो इनपुट टैक्स है ये आपका आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो आउटपुट टैक्स से माइनस कर दो उसको, तो आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी कर दोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 1080, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, जीएसटी पेबल आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया जीएसटी पेबल। अब जीएसटी पेबल अगर आपने निकाल दिया तो ऑब्वियसली आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी निकाल सकते हैं डिवाइड बाय 2 करके। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी रहेगा, वो जीएसटी का आधा होता है, यानी 1/2 ऑफ द जीएसटी पेबल, ठीक है। ये आपका पेबल अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। डाल दिया, कैलकुलेट किया, आ गया आंसर 540। मतलब अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज 540, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज आल्सो 540, एंड पूरा टोटल जीएसटी जो है आपका 1080। तो इस प्रकार से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे क्वेश्चन के कैटेगरी में। चलो और भी क्वेश्चन है। हाँ, अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे, आपका आखिरी 2024 के पेपर में आखिरी क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। तो आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे x + 2y = 4, ठीक है। पिछली बार आया था x + y = 4, ये है आपका x + 2y = 4। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इक्वेशन आएगा, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है। तो मान लो कि कोई चीज दिया हुआ है आपको, मान लो ये x + 2y = 4 दिया है, आपको सिंपली क्या करना है, ये इक्वेशन को लिखना है और उसका क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए आपको डब्बा बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई और उसके कोऑर्डिनेट्स का डब्बा बनाना पड़ेगा, जो कि यहां पे नहीं बनाया था मैंने। तो एक्स कॉमा वाई, तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो कम से कम 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है ताकि मैं ग्राफ बना सकूं। तो सबसे पहले मान लो कि मेरे पास ये इक्वेशन है, इसमें मैं एक्स की जगह पे 0 पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2y = 4 यानी y = 2 आ गया। तो मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या बन गया, 0,2। कुछ भी आप वैल्यू डाल सकते हो। एक्स की जगह पे 4 डाल दिया, एक्स की जगह पे 4 डाल दिया, तो 2y = 0 यानी y = 0 आ जाएगा। तो 4,0 हो गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर x की जगह पे 1 डाल दो, -1 डाल दो, 2 डाल दो, कुछ भी डाल के आप सॉल्व करो जिससे आपके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। तो x की जगह पे 2 डाल के जब सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4 - 2 2, 2y = 2, y = 1 हो जाएगा। तो 2,1 आ जाएगा कोऑर्डिनेट। तो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट आ गए। आपको बनाना है आपका x एक्सिस, आपको बनाना है आपका y एक्सिस। ये लिखना बहुत जरूरी है, x एक्सिस और y एक्सिस लिखना बहुत जरूरी है, और स्केल लिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं रफली बता रहा हूं, इसके लिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, और ये ऑलरेडी मैंने उड़ान बैच में पढ़ाया हुआ है ऐसे एग्जांपल्स को, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, 0,2 बनाना है। आपने लाइन कर दिया 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 कर दिया। पहला कोऑर्डिनेट है 0,2, तो 0,2 किधर रहेगा, ऑब्वियसली ये 0 रहेगा, और (2) मतलब y पे 2 रहेगा। तो ये आपका बन गया एक पहला कोऑर्डिनेट 0,2 का, देखो लिखा हुआ है ग्रीन में 0,2। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 4,0, 4,0 मतलब x पे 4 y पे 0, तो x पे 4 किधर है ये, और y पे 0, मतलब ये रहेगा आपका कौन सा, 4,0 वाला कोऑर्डिनेट, 4,0 वाला कोऑर्डिनेट हो गया। और तीसरा जो है आपका 2,1 है, यानी x पे 2 रहेगा, y पे 1 रहेगा, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये आपका हो गया 2,1 का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ने के लिए एक लाइन ले लेना है, एक लंबा सा लाइन, और इन तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए, तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए, और आपने जोड़ दिया। अब यहां पे एक एरो बना दो इस प्रकार से उस लाइन को, और ये लाइन किसके वजह से बना, इस इक्वेशन के वजह से बना। तो उस इक्वेशन का नाम जरूर लिख देना, जो कि x + 2y = 4, वहां पे लिख दिया। तो जैसे ही आपने ये लाइन बनाया, तो अगर आप देखोगे लाइन बनाने के बाद जो क्वेश्चन हमें पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन, तो जैसे आपने लाइन बनाया उसके वजह से यहां पे एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, उस ट्राइंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आपका बेस है, कितना है, 0 से लेके यहां तक 4 है, तो मतलब 4 यूनिट है, 4 यूनिट है आपका बेस। हाइट कितना है, 2 यूनिट। तो बेस आपका 4 है, हाइट 2 है, तो 4 × 2 × हाफ, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। तो आपने फॉर्मूला डाल दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस आपका 4 है, हाइट 2 है, कैलकुलेट किया, 4 स्क्वायर यूनिट, आंसर आ गया, खत्म, मिल गया आपको 3 मार्क्स। कितना इजी है, देखो लास्ट टाइम यही पूछा था आपको, सेम टू सेम, बस फर्क क्या है, यहाँ पे x + 2y के जगह पे उन्होंने पूछा था x + y = 4। देखो कितना इजी है, मिल गया आपको 3 मार्क्स। तो यार यही चीज आते हैं, बस आपको दिमाग होना चाहिए कैसे करना है, और बाकी कुछ नहीं, बहुत ईजी होते हैं। हो सकता है एक ग्राफ के बदले 2 ग्राफ आ जाए, 2 ग्राफ के इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट आएगा वो आपका आंसर है,
ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकती हैं पूछने के कैटेगरी के हिसाब से। अब देखो ये कोई क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1455। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक नेचुरल नंबर जो होता है उसको सम करोगे, प्लस करके स्क्वायर करोगे तो नंबर हमें निकालना है। तो मान लो कि कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो वो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होता है। हर एक के बीच में गैप कितना होता है 1 1 का, यानी मेरे लिए कॉमन जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा 1 रहेगा, डायरेक्टली मैं बता सकता हूं कॉमन डिफरेंस 1 रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट जो 5 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर रहेंगे, सबसे पहले मान लूंगा पहला नंबर है ए, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, तो उसके अगला जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, जो ए है उसके साथ कॉमन डिफरेंस प्लस करूंगा तो अगला नंबर आता है, ये तो आपका पता है ना, T2 = T1 + D। ठीक है, तो T2 अगर निकालना है यानी टर्म 2 निकालना है तो प्लस डी करना पड़ेगा, तो प्लस डी किया। उसके आगे का नंबर निकालना है तो इसको भी प्लस डी करना पड़ेगा, तो a + 2d हो जाएगा। उसके भी आगे करना है तो a + 3d हो जाएगा। इस प्रकार से चलता है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैंने पहला नंबर a लिया, a + d लिया, a + 2d लिया, और दो नंबर पीछे का भी ले लेता हूं, a - d करूंगा और a - 2d ले लूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया 5 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गया। कॉमन डिफरेंस पता है, ये d = 1 है। अब मुझे एक चीज यहां पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर, तो द सम ऑफ द स्क्वायर करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर मतलब इन सभी नंबर को प्लस करके स्क्वायर करना है। मतलब ये a - 2d है, ठीक है, a - 2d जो है, ठीक है, यहां पे स्क्वायर, अब d का वैल्यू मैं जानता हूं 1 है ना, तो जहां जहां d लिखा हुआ है वहां पे 1 लिख सकता हूं। तो यहां पे मैंने a - 2 × d मतलब a - 2 हो गया, ठीक है, a - 2 हो गया ना, ये a - 2 हो गया। वैसे ही a - d मतलब a - 1 हो गया, a का तो a ही रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा a + d मतलब ये a + 1 हो गया क्योंकि d के जगह पे 1 है। वैसे a + 2d है मतलब 2 × d मतलब d का वैल्यू 1 है, 2 × 1 = 1, तो a प्लस 2 × 1 = 2, तो a + 2 हो जाएगा। तो ये हमारे 5 नंबर हमें मिल गए। कौन से a - 2, a - 1, a + 1 और a + 2, ये 5 नंबर हमें मिल गए। करेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन इन सभी के स्क्वायर करना। तो a - 2 का स्क्वायर करूंगा, प्लस करूंगा, फिर अगला नंबर a - 1 का स्क्वायर करूंगा, प्लस करूंगा, फिर अगला नंबर a को स्क्वायर करूंगा, प्लस करूंगा, इसका अगला नंबर a + 1 का स्क्वायर प्लस करूंगा, और a + 2 का स्क्वायर को प्लस करूंगा, ठीक है। और ये किसके बराबर है, इसका पूरा टोटल किसके बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1455 के बराबर दिया है। बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व करते जाओ, स्क्वायर निकालो, सॉल्व करते जाओ। तो a - 2d होल स्क्वायर मतलब a - b d होल स्क्वायर फॉर्मूला a² - 2ab + b², तो a² - 4a + b² मतलब 2 का स्क्वायर 4। सभी को सॉल्व करके, ब्रैकेट को सॉल्व करके हमने निकाला, और जो चीज कैंसिल हो रहा था वो हमने कैंसिल किया। तो फाइनली हमें क्या मिला, देखो अभी ये कैंसिल कैसे हो रहा है तो आपको जानते ही हो, सॉल्व करते जाओ, जो माइनस प्लस में है कैंसिल हो जाएगा, ये बहुत ईजी है। 5a² = 4 1455 - 10, तो हमें मिल गया फाइनली 5a² = 1445, a² = समथिंग मिला, a² = 289, a मिल गया आपको √289 मतलब ±17। तो आपको वैल्यू मिल गया a = ±17। ऑब्वियसली आप पॉजिटिव नंबर लोगे, नेगेटिव नहीं लोगे, तो आपका a का वैल्यू आ गया 17 +17 आ गया, ठीक है, a का वैल्यू 17 आ गया। तो मान लो कि a आपका 17 है, a आपका 17 है, तो उसका अगला नंबर है a + d मतलब 17 + 1 18 हो जाएगा। फिर a + 2d मतलब 17 + 2 × 1 2, 17 + 2 = 19। तो ये 3 नंबर आगे के मिल गए। सेम उसी प्रकार पीछे जाओ तो a - d मतलब 17 - 1 यानी 16, और उसके बाद 15। तो ये मिल गए आपके 5 नंबर। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लोगे, और 5 के 5 नंबर जो आपको पूछा था, फाइंड द नंबर्स पूछा था ना, आपने निकाल दिया। देखो कितना इजी है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनेंगे आपके हॉर्स कैटेगरी में, तो जरूर से आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चा, क्लियर है, मजेदार भी है, ओके है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी, पहला टर्म एपी का जो है पी है, सेकेंड टर्म क्यू है, लास्ट टर्म आर है, शो करने बोल रहा है बहुत खतरनाक दिखने वाला सम, दैट इज q + r - 2p × p + r / 2q - p। क्या ये क्वेश्चन भाई बहुत खतरनाक है क्या? नहीं भाई, देखो तो पहले कैसे करना है, इजी है। देखो सबसे पहले तो मुझे पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला टर्म p दे रखा है यानी p हो जाएगा, दूसरा टर्म q दे रखा है, पहला टर्म t1 t2 फिर t3 ऐसे करते आता है ना। तो p कॉमा, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, p है, अगला टर्म q है, ठीक है, अगला टर्म पता नहीं है, ऐसे करते करते लास्ट टर्म जो है वो आपको पता है r है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है आखिरी टर्म r है, मतलब tn आपका r है। तो मुझे एक चीज पता है भाई, अगर मैं बात करूं मेरे पास एक फंडा है, क्या कि tn = a + n - 1 × d मेरे पास फॉर्मूला है, बहुत इजी है, ठीक है। tn का वैल्यू मुझे पता है, सबसे आखिरी वाला टर्म r है, पहला टर्म a p है, n - 1 × d का वैल्यू q - p कैसे आया, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म q - p, d = q - p हो जाएगा ना, ऑब्वियसली। देखो d = q - p हो जाएगा, ये वाला कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, t2 - t1 करते हैं ना, तो q - p, तो ये q - p बन जाएगा। तो इसमें डाल दिया, आप कैलकुलेट कर लो। तो ये p इधर ले लो, तो r - p = n - 1 q - p, इन दोनों को सॉल्व कर लो, या फिर आप सीधा n - 1 इधर रखो, q - p को इधर भेज दो, r - p / q - p, ये q - p नीचे आ जाएगा, तो r - p / q - p = n - 1 बचा। ये -1 को भी उधर भेज दोगे तो r - p / q - p तो पहले से ही था, ये -1 उधर आएगा तो +1 बन गया, ठीक है।
अब यहां पे मैं कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो q माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो r माइनस पी प्लस q माइनस पी अपॉन q माइनस पी इज इक्वल टू n हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई अगर करूं तो ये q प्लस r माइनस पी होता है माइनस 2p अपॉन नीचे q माइनस पी इज इक्वल टू n है। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, जो कि आपको इसके जैसा दिख रहा है, तो q प्लस r माइनस 2p प्लस p इंटू r अपॉन 2 माइनस पी। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, आपको सिंपली उठा के जो आपका इक्वेशन है उसमें आपको डाल देना है, ठीक है, SN वाले फॉर्मूले में डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो SN इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn होता है फॉर्मूला, T1 प्लस Tn होता है ना, तो आप a प्लस an भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है, SN इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn, दिस इज द फॉर्मूला जिसमें आपको n/2, n का वैल्यू क्या है, ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो आप जो है इसमें जो n का वैल्यू मिला है q प्लस आर माइनस 2p, वो आप डाल सकते हो, तो q प्लस आर माइनस 2p अपॉन p, और ये आपका tn, ठीक है, tn जो है आपका r है, तो बस उसके हिसाब से आपने डाला, और जो क्वेश्चन आपको मतलब जो पूछा था SN का वैल्यू यानी टोटल सम का जो वैल्यू, वो आ गया q प्लस आर माइनस 2p, ठीक है, p प्लस आर अपॉन 2q माइनस p। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इससे ईजी क्या ही हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके आगे बढ़ जाओ, हेंस प्रूव हो गया। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन इजी है। देखो क्या बोल रहे हैं, 2 डिजिट नंबर फॉर्म हो रहा है विद डिजिट 2 3 5 7 9, ठीक है, नंबर इतने सारे दिए हुए हैं 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। तो इससे आपको पहले 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो सबसे पहली बात, सैंपल स्पेस में लिखूंगा 2 डिजिट नंबर, क्या बनेगा, 2 3 23, 2 5 25, 2 7 29, 27 2 9 29, फिर वैसे ही 3 2 32, 3 5 35, 3 7 37, 3 9 39, ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर आपके बनेंगे, रिपीट नहीं करना है। तो ये आपको मैंने 2 3 5 वाला बताया था, ये सेम 2 3 5 7 9 वाला है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ये आपने बना लिया, तो टोटल NF नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके 20 आ गए। इवेंट ए क्या बोल रहा है, इवेंट ए बोल रहा है कि द नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर, तो इसमें जितने भी ऑड नंबर है वो आपने लिखा, सब लिखा, इसमें से देख के जितने ऑड नंबर है लिखा, कितने आ गए, टोटल ऑड नंबर 16 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 16/20 हो जाएगा, 4/5 इज द आंसर। वही अगर इवेंट बी पूछा होता नंबर ऑफ फॉर्म इज मल्टीपल ऑफ 5, तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 5 है उसको देखो, आपका प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ बी निकल जाएगा, नंबर ऑफ बी निकल गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस करके वो वाला भी फॉर्मूला डाल के आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देखो ये उड़ान बैच में भी कराया हुआ क्वेश्चन है, रेड बॉल और ब्लू बॉल वाला। तो एक बैग है, क्या बोल रहा है, ए बैग कंटेन्स 8 बॉल्स, 8 रेड बॉल है, कुछ ब्लू बॉल है, 1 बॉल ड्रॉ किया जा रहा है रैंडम, रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इज 2:5, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल। सबसे पहले क्या करना है, मुझे पता नहीं है कि भाई रेड बॉल कितना है, तो मैं मान लूंगा रेड बॉल के लिए R, ब्लू बॉल के लिए B मान लिया। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितने भाई, हमको दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ रेड बॉल आपको 8 दिए हुए हैं, ठीक है, और रेशियो दिया है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल रहेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल रहेगा वो 2:5 रहेगा, ये दे दिया है, और नंबर ऑफ ब्लू बॉल हमको कैलकुलेट करना है। तो मुझे पता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होता है वो नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस होता है, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हम रेड बॉल के हिसाब से करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल के लिए भी नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का, इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दूंगा, तो ये डिवाइड बाय ये हो जाएगा, तो नंबर ऑफ R डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कैंसिल, क्या बचा, नंबर ऑफ R नंबर ऑफ बी। तो ये आपका एक इक्वेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो R और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है, इन दोनों का रेशियो जो है वो दिया हुआ है 2:5, तो इसके जगह पे आप 2:5 लिख सकते हो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ R आपको दिया हुआ है, क्या देखो नंबर ऑफ R 8 बॉल दिया हुआ है, नंबर ऑफ R की जगह पे 8 दे दिया, नंबर ऑफ बी दे दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ ब्लू बॉल आपको मिल गया जो कि है 20। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये ऑलरेडी हमने उड़ान बैच के क्वेश्चंस में भी कराया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे इतने सारे क्वेश्चंस, लेकिन इसके अलावा और 2-3 बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको भी फटाफट से बताऊंगा, बस आप लोग को पेशेंस बना के चलना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, बहुत अच्छी तरीके से आपको पेशेंस बना के चलना है, क्योंकि अब और भी कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास जो अलग अलग स्लाइड्स में प्रेजेंट है, उसको फाइल को मुझे ओपन करना पड़ेगा, उसके लिए 1 मिनट लग सकता है, लेकिन आपका पेशेंस रहना चाहिए, आप उसको उस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं अभी एक नया फाइल को ओपन करके आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, मेरे पास है पूरा फाइल अवेलेबल है। चलो यहां पे भी नजर डाल लेते हैं क्या है, ठीक है, फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1 मिनट लगेगा फाइल को ओपन होने में, और फटाफट से पढ़ा दूंगा। तो मेरे पास और भी हर एक कैटेगरी के 5-5 6-6 और हॉट्स है, फटाफट से देख लो, क्या पता इनमें से कुछ चीजें बन जाए या फिर इसके जैसा देखने मिल जाए, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। तो फटाफट से आपको ध्यान देना, बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट नहीं होने देना, और प्रैक्टिस करना, दैट इज मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है बच्चा। चलो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चलो फटाफट से, ठीक है। और अगेन मैं बोल रहा हूं कि जितना आप अपने खुद से हैंडराइटिंग से, खुद की हैंडराइटिंग से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितना आप खुद से नोटबुक में उठा के उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपके हाथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 मार्क्स के हॉट क्वेश्चन जो है ना, उसको फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, क्या है यहाँ पे कि देखो ऐसे कैटेगरी के ऑलरेडी मैंने अभी
इसके पहले वाले के फाइल में जो मैंने कराया था वो सेम उसी प्रकार के 10 अपॉन एक्स प्लस वाई है प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई है, 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो आप क्या करोगे, ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ए मान लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को बी मान लिया। अब इसमें लाके इसको नाम दे दो कोई इक्वेशन को, और उसमें क्या हो गया, ये 10 ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बी और ये इक्वल टू 4। वैसे ये 15 ए माइनस 5 बी इज इक्वल टू -2। अब ये इक्वेशन बन गया। इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, दो नए इक्वेशन मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, ए का वैल्यू मिला। अब ए का वैल्यू मिला, किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो यहां से सॉल्व करके बी का वैल्यू मिल जाएगा। ए और बी मिल गया, वापस से इसमें डालो और रीसब्स्टिट्यूट करो, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर स्टार। ये आपने सब्स्टिट्यूट किया था ना, ये आपने सब्स्टिट्यूट किया था, तो आपने क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट करके लिखना, या फिर पुट वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई को मैंने क्या माना था, ए माना था, लेकिन ए का वैल्यू हमने निकाल दिया 1/5। तो ये 1/5 के बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने क्या माना था, बी माना था, बी का वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो दो और इक्वेशन मिले, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको एक्स मिलेगा, फिर उसके बाद वाई को पुट करोगे तो वाई मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करो, आपको एक्स और वाई मिल जाएगा। तो देखो ये कितने बेहतरीन होते हैं, 3 या 4 मार्क्स के कैटेगरी में पूछे जा सकते हैं, हॉर्स के कैटेगरी में जरूर से इसको मेहनत करके प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट ध्यान देना क्या है, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। अगेन ऐसे ग्राफिकल मेथड वाले क्वेश्चंस भी आखिरी में बनते हैं, मैंने बताया था ना, एरिया वेरिया निकालने पूछ लेता है कभी कभी। तो आपको दो इक्वेशन दिए रहेंगे, दो इक्वेशन अगर दिए हैं मतलब दो डब्बे बनेंगे, याद रखना। एक इक्वेशन दिया है ग्राफ बनाने के लिए तो एक ही डब्बा बनेगा और एक ही लाइन बनेगा ग्राफ में, लेकिन दो इक्वेशन दिए हैं दोनों का अलग अलग डब्बे बनेंगे। तो इसका ए इक्वेशन का ये डब्बा बना लो, कोऑर्डिनेट्स आपके मिल जाएंगे। सेम दूसरे इक्वेशन का एक डब्बा बना लो, उसमें कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, ये बना लो तो आपको मिल जाएंगे। अब इन दोनों का जो आपका ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि आपने क्या करना है, आपने लाइन खींचना है एक्स और वाई एक्सिस का, ठीक है। फिर आपका एक इक्वेशन का एक ग्राफ बना, एक लाइन बना, दूसरे का एक लाइन बना। जहां पे भी ये मीट होते हैं, जहां पे भी ये मीट होते हैं वो आपका होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, याद रखना। जैसे यहाँ पे ये है, कौन सा है, ये x पे 8 है और y पे 4 है, तो 8,4 विल बी माय आंसर, याद रखना। x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4। और कभी कभी आपको पूछता है एरिया निकालो, तो मान लो कि अगर इसमें ट्राइंगल बनता है, जैसे जो ट्राइंगल नहीं बन रहा है लेकिन किसी किसी शेप में ट्राइंगल बनता है, तो उस ट्राइंगल का एरिया निकालो, स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर का एरिया निकालो, ऐसा भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये बहुत खतरनाक चीज है, लोग इसको अक्सर ऑप्शन में छोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी देख लो, एक चीज दिया हुआ है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 7। सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर दो और इसको आप ये बना दो, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। तो 4x को उधर ले लोगे, प्लस 7 को उधर ले लोगे, तो हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको 5 से डिवाइड कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं चाहिए होता, हमेशा जो पहला टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4/5x माइनस 7/5 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर स्टार। अब आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है। तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो थर्ड टर्म है उसको हटा के आपको k लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपका x प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस k इज इक्वल टू x प्लस a दी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। अब कंपेयर करो दोनों साइड से, तो आपको क्या मिल जाएगा, दोनों साइड कंपेयर करोगे तो 2a इज इक्वल टू माइनस 4/5, 2a इज इक्वल टू माइनस 4/5 मिल गया, और वैसे k इज इक्वल टू क्या मिल गया, a स्क्वायर। तो पहले आपने 2a इज इक्वल टू माइनस 4/5 को सॉल्व किया तो a का वैल्यू मिल गया माइनस 2/5, इसको उठा के इसमें डाल दोगे तो k का वैल्यू मिल जाएगा आपको 4/25। तो 4/25 आपको मिल गया k का वैल्यू। अब ये पूरा इक्वेशन को लेना है वापस से, क्या है आपका x स्क्वायर माइनस 4/5x, ठीक है। ये जो है तो हमने ये वाला इक्वेशन को वापस लेना है, तो ठीक है ये वाला इक्वेशन। तो x स्क्वायर माइनस 4/5x है, k का वैल्यू ऑलरेडी 4/25 है, उसको बैलेंस करने के लिए माइनस 4/25 ले लिया, और तीसरा टर्म था आपका माइनस 7/5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 का जोड़ी, 3 और 2 का जोड़ी बन जाएगा, ये 3 का है तो ये x स्क्वायर मतलब x बनेगा, और ये 4/25 यानी 2/5 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर बन गया ये, और ये बन गया आपका सॉल्व। दैट इज माइनस कॉमन ले लिया, 4/25 प्लस 7/5 था, इसको बैलेंस करने के लिए नीचे 25 लाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आपका x माइनस 2/5 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 4/25, 35/25, 25 कॉमन, 4 प्लस 35 इज इक्वल टू 39। तो x माइनस 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 39/25, उसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो x माइनस स्क्वायर क्या है, स्क्वायरिंग ने किया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड किया, तो इसका स्क्वायर हट गया, तो x माइनस 2/5 बच गया, और ये बच गया प्लस माइनस अंडर रूट 39/5, ठीक है, जिसमें x माइनस 2/5 इज इक्वल टू एक बार प्लस 39/5 हो जाएगा और एक बार माइनस 39/5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 2/5 को उधर भेज दिया तो 2/5 प्लस रूट 39/5 हो गया, और x इज इक्वल टू 2/5 इधर रहेगा, पॉजिटिव साइड आ गया, और ये माइनस 5 दोनों में कॉमन 5 है तो नीचे 5 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस रूट 39 हो गया, ये 2 माइनस रूट 39 हो गया। इस तरीके से हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके भी सॉल्व करके दिखा दिया। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है, देखो ये क्वेश्चन मैं इस प्रकार भी करा रहा हूं कि आपको ये हॉट क्वेश्चन में भी बन सकता है, आपको हॉट क्वेश्चन में भी बन सकता है, और कहीं ना कहीं आपको 2-3 मार्क्स के हिसाब से भी, 2 मार्क्स के तो नहीं लेकिन 3 मार्क्स के हिसाब से भी बन सकता है, बिल्कुल। तो अच्छी तरीके से ये क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, जैसे मैंने बोला प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट जाएंगे, फिर इसके बाद एक और स्लाइड ओपन करना है, एक और फाइल है मेरे पास जिसमें अलग अलग और क्वेश्चन है। देखो, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, सम ऑफ देयर क्यूब इज 35, फाइंड द इक्वेशन। जैसे मैंने बताया था ये क्वेश्चन को सॉल्व करके कि अल्फा प्लस बीटा 5 था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 35 था, ये मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व किया था। इक्वेशन बनाना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनाना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला डाला हमने, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। तो एक ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब होता है, तो डाल दिया इसमें, बस इसमें वैल्यू कैलकुलेट किया, हमें अल्फा बीटा मिल गया। अल्फा बीटा मिल गया तो इसमें अल्फा बीटा डाल दोगे, अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा x² - 5 + 6। जस्ट इसके पहले भी सेम यही एग्जांपल मैंने सॉल्व कराया था। अब देखो और भी है क्या, देखो हाँ ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टर्म एपी का ए है, सेकंड टर्म बी है, लास्ट टर्म सी है, देन शो दैट a + c b + c - 2a/2c b - तो उसमें क्या फर्क था कि उसमें फर्स्ट टर्म p था, सेकंड टर्म q था और लास्ट टर्म r था। यहां पे फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है और लास्ट टर्म c है, बस और कुछ फर्क नहीं, बाकी सब सेम है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, t1 a माना, t2 b माना, tn लास्ट टर्म c माना। अब फॉर्मूला पता है d का, कॉमन डिफरेंस का, t2 - t1 किया, b - a किया तो आपको d मिल गया, ठीक है। अब मुझे पता है फॉर्मूला tn = a + n - 1 × d है, tn की जगह पे c लिखा, a + n - 1, d का वैल्यू b - a। इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो c - a, b - a इधर आएगा इक्वल टू n - 1, -1 को भी इधर भेज दूंगा तो c - a/b - a + n रहेगा, n का वैल्यू मिल गया। अब यहां पे n का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब मान लो एक फॉर्मूला पता है Sn का, सम निकालना है ना, फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म ये है तो सम निकालना है, तो सम के लिए फॉर्मूला है Sn = n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म t1 + tn। tn का वैल्यू मैं जानता हूं, n का वैल्यू मैं जानता हूं n/2, t1 का वैल्यू a है, tn का वैल्यू c है, डाला कैलकुलेट किया तो इस प्रकार से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। Sn = ये सिंप्लीफिकेशन किया, मिल गया आपको Sn का वैल्यू, हेंस प्रूफ लिख देना लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ भी आ सकता है ना, फर्स्ट टर्म बोल देगा p है, सेकंड टर्म q है, थर्ड टर्म r है, ऐसा भी पूछा था। फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म y है, थर्ड टर्म z है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन तरीका वही है, समझ में आ रहा है, तरीका वही है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स द m टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म, ये ऑलरेडी कराया मैंने, देखो m टाइम्स द n टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म, और शो दैट करना है कि tm प्लस n मतलब m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। सिंपली किया, ये tm का फॉर्मूला यहां लगेगा तो बस m की जगह पे n हो जाएगा, a + m - 1 × d, यहां पे tn का a + n - 1 × d, बाकी n तो है। ये पूरे को सॉल्व किया, बस और कुछ नहीं, सॉल्व करते आना, सिंप्लीफिकेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। फाइनली जब सॉल्व कर लोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा tm + n = 0। ये ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सॉल्व कराया, ठीक है, बस ये हो गया यहां पे, ठीक है। एक आखिरी फाइल है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से, एक आखिरी फाइल है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से, थोड़ा सा वेट कर लो बच्चा, थोड़ा सा वेट कर लो, 1 मिनट लगेगा फाइल ओपन होने में, और फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो लगभग आप देख सकते हो 1 घंटा हमने बिता दिया है, लगभग 1 घंटा हमने बिता दिया आपके हॉस्ट क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा मेहनत हो रही है, कितना ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूं। और इसके पहले भी लगातार हमने 1 मार्क्स 2 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन अपलोड किए, और आने वाले टाइम में भी जब तक आपका पूरा मैथ्स 1 का आखिरी दिन का आखिरी रात तक खत्म नहीं होता तब तक मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, वीडियोस बनाता रहूंगा। और जो सुबह सुबह का टाइम रहेगा उसमें तो आपको पता है लाइव रिवीजन होता ही है, LMR रिवीजन, तो आप आ जाना है सुबह सुबह 6:30 7 बजे आपको पहुंच जाना है, टाइमिंग लग जाएगा लगभग 6:30 के आसपास, 6:45 के आसपास लगेगा टाइमिंग, तो आप जरूर से आ जाना, ठीक है। मतलब मैथ्स वाले पेपर के दिन सुबह सुबह आप लोग को आना है हमारे चैनल पे, और फटाफट से सभी चीज को वापस से मैं रिकॉल करा दूंगा, और रिकॉल करके ही जाना है, ठीक है। चलो, तो और भी है मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अभी चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें अन्ना पाटिल का है एग्जांपल कि अन्ना पाटिल ने वैक्यूम क्लीनर खरीदा शॉपकीपर से मुंबई में, टैक्सेबल वैल्यू उसका 14,000 रुपए है, जीएसटी रेट 28% है, शॉपकीपर ने सोल्ड किया कस्टमर को सेम जीएसटी रेट पे, उसका 16,800 रुपया है, फाइंड करना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी बाय अमन पाटिल। तो अन्ना पाटिल ने, अब देखो इसमें 3 क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स की कैटेगरी या फिर 4 मार्क्स की कैटेगरी में पूछे जाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन के अंदर ही 3 क्वेश्चन पूछे, तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स और उसके अंदर के 3 क्वेश्चन के अलग 3 मार्क्स, तो आपको अन्ना पाटिल का निकालना है। तो ऑब्वियसली अन्ना पाटिल जो होता है वो बेच रहा है, तो आउटपुट टैक्स लगेगा 28%, किसका, 14,000 का लगेगा, बेच रहा है तो, ठीक है, बराबर है। कैलकुलेट किया, क्या मिला, आउटपुट टैक्स मिल गया। जीएसटी पेबल दिया हुआ, क्या जीएसटी पेबल अगर आपको दिया हुआ है, हाँ, तो जो आउटपुट टैक्स आया यहाँ पे जीएसटी पेबल है, और ऑब्वियसली जो सीजीएसटी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, वो एसजीएसटी का, टोटल जीएसटी का आधा रहेगा, तो ये आपका आ गया सीजीएसटी और एसजीएसटी का वैल्यू। शॉपकीपर के लिए इनपुट टैक्स रहेगा, शॉपकीपर के लिए क्या रहेगा, शॉपकीपर ने सोल्ड किया कस्टमर को सेम जीएसटी पे, तो वो इनपुट टैक्स देगा, ये वाला सेम जो कि उसका था, इसका जो आउटपुट टैक्स था, ठीक है, ये इसके लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट टैक्स हो गया, आउटपुट टैक्स 28% लगेगा, इसका सॉल्व कर लो, ये आ गया आपका, और जीएसटी पेबल रहेगा, दैट इज आउटपुट माइनस इनपुट रहेगा, तो ये माइनस ये कर दोगे, आपको वैल्यू आ जाएगा जीएसटी पेबल का, और सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना, डिवाइड बाय 2 कर देना, आपका आ जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी, लास्ट में हमने किया 392 आ रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना ये सब चीजें, ठीक है, प्रोसेस ध्यान में रखो बस। क्या बोल रहा है श्री बाटली वाला, सोल्ड शेयर्स ऑफ, कितने का शेयर बेच रहा है, 30,350 का परचेज किया है 69,650 का एक दिन में, ब्रोकरेज रेट 0.1% है,
ठीक है, हमें बोल रहा है फाइंड इज टोटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले टोटल वैल्यू जो अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, टोटल सेल वैल्यू और परचेस वैल्यू दोनों का प्लस करके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेल वैल्यू है वो 30,350 का है और परचेस वैल्यू 69,650 का है, इन दोनों को प्लस करोगे तो लगभग 1 लाख होता है। अब ब्रोकरेज कितना लगने वाला है, 0.1% लगेगा, तो टोटल अमाउंट पे लगेगा। तो 1 लाख का 0.1% होता है 100 रुपया, 100 रुपया उसका ब्रोकरेज लग गया। अब जीएसटी भी लगेगा इसके ऊपर, तो 18% किसके ऊपर लगेगा, ब्रोकरेज के ऊपर लगेगा। तो ब्रोकरेज 100 रुपया लगा, तो 100 रुपए के ऊपर भी 18% लगेगा, मतलब 18 रुपया और ब्रोकरेज लग गया। तो आपको निकालना है टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब क्या रहेगा जो आपका ये था टैक्स जो लगा, जीएसटी जो लगा, उसके ऊपर जो ब्रोकरेज लगा, दोनों को मिला के मतलब 118 रुपया रहेगा। खत्म कहानी। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको दिखे, ठीक है, नाम पे मत जाओ, क्वेश्चंस के नाम पे मत जाओ, क्वेश्चंस के नाम भी अलग हो सकते हैं, बट आपको जो तरीका जो पूछा है, जो कंटेंट इसमें जो पूछा है कि भाई शेयर खरीदा पहले फिर बेचा, कितना रेट है, कितना टोटल एक्सपेंडिचर है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है अगर ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे थे, फेस ऑफ ए डाई बीएस नंबर 0 1 2 3 4 5। देखो यहां पे ध्यान से, फेस है डाई का, कोई डाई है, गोटी है, उसके फेस पे 0 1 2 3 4 5 है। इफ द डाई इज रोल ट्वाइस, मतलब एक ही डाई को 2 बार रोल किया जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज 0। देखो ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एकदम अच्छी तरीके से हाईलाइट करके रखता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके चांसेस आने के है बच्चा, ठीक है, बहुत अच्छा चांसेस आने के, तो जरूर से देखना है इसके ऊपर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो फेसेस है वो एक ही डाई 2 बार रोल हो रहा है, एक ही डाई को 2 बार, तो हो सकता है 0 0 आ जाए 2 बार रोल करने का, 0 1 भी आ, 0 2 भी आ, 0 3 0 4 0 5 भी आ सकता है, या फिर हो सकता है 1 0 आए, 1 1 आ सकता है, 1 2, ऐसे करते करते ये पूरा 0 से लेके 1 5 का पूरा आपने बता दिया। तो कितना बनेगा आपका नंबर ऑफ सैंपल्स पे 36 बनेगा। लेकिन ये वो वाला 36 नहीं बन रहा है जो हमेशा हम करते हैं, 2 डाई रहता है, यहाँ पे एक ही डाई है, 2 बार रोल हो रहा है, एक ही डाई को एक बार रोल किया फिर वापस से रोल किया, तो अब उसके फेस पे 6 नहीं है, 0 है, 1 2 3 4 5 है, 6 नंबर नहीं है। तो ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बनने के बाद आपको बोल रहा है कि एक ऐसा इवेंट है जो 0 आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ऐसा एक इवेंट है। तो आप देखोगे तो ए 0 कहां कहां आ रहा है, तो जहां जहां 0 दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा है ये पूरा 0 और इसमें आपको ये 0 दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो जहां जहां आपको 0 दिख रहा है वो लिखना है आपको। ठीक है, तो आपने लिख दिया। तो कुल मिला के नंबर ऑफ 11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ 11/36, दिस विल बी आवर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे फिर भी घबराते हैं ऐसे क्वेश्चन से, तो इसको भी प्रैक्टिस करके लेना। ठीक है, और अगेन मैं बोलता हूं, एक आखिरी टिप देना चाहता हूं, और भी 1 2 क्वेश्चन है बताऊंगा, लेकिन एक आखिरी टिप देना चाहता हूं कि बच्चा जो भी प्रॉब्लम सेट्स है होते हैं आपके पूरे के पूरे 6 के 6 चैप्टर में, उसके पूरे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, बस सर्च करो 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 चैप्टर 6 प्रॉब्लम सेट नंबर 6। तो प्रॉब्लम सेट का नाम होता है, आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो पहला चैप्टर का प्रॉब्लम सेट 1, दूसरे चैप्टर का प्रॉब्लम सेट नंबर 2, तीसरे चैप्टर का प्रॉब्लम सेट नंबर 3, तो ऐसे अलग अलग नाम है ना प्रॉब्लम सेट। बस सर्च करो कि 10th मैथ्स 1 प्रॉब्लम सेट नंबर 6 बाय JR ट्यूटोरियल, आगे बाय JR ट्यूटोरियल लिखोगे तो हमारे वीडियोस आएंगे, वो वीडियो को ओपन करके आप 2x की स्पीड से देख सकते हो। इतना प्रिविलेज हमने कर रखा है, सारे वीडियोस को पूरे साल भर मेहनत करके आपके लिए अपलोड करके रखा है। ठीक है ना, सिर्फ अभी नहीं बल्कि पूरे साल भर आपके लिए मेहनत किया हुआ है बच्चा, ताकि आपको कोई चीज की कमी ना रहे। बस उसको उठाओ, 2x की स्पीड लगाओ, जिस क्वेश्चन को आपको लग रहा है यार ये टफ लग रहा है इसको सॉल्व करो, देखो कैसे सर ने सॉल्व किया, स्टेप्स को याद रख लो और थोड़ा जितना प्रैक्टिस कर सकते करो, बस इतना कर लो यार, क्योंकि हो सकता है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। और क्या क्वेश्चन है, देखो एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, इसको देख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि भाई इसमें एक सर्वे के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1000 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक्स क्रिकेट। तो यहां पे अगर आप देखोगे क्रिकेट 81 डिग्री दिया है सेंट्रल एंगल, तो मुझे पता है कि जो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ जो भी स्कोर रहेगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर मल्टीप्लाई बाय 360 होता है। तो मेरे को फॉर्मूला पता है थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक क्रिकेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 360 हो जाएगा। तो थीटा क्रिकेट के लिए 81 डिग्री है, डाल दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट मुझे पता नहीं, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक क्रिकेट वैसी का वैसी लिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे पता है 1000 है, डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय 360 0 0 कैंसिल, सॉल्व किया। ये सॉल्व करने के बाद आपको मिल गया कितना आ गया, 225 आ गया, मतलब 225 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है। इसी प्रकार से आपने फॉर्मूला यूज किया, तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला पता है तो आप आराम से कर सकते हो। उसी प्रकार आगे क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, देखो ये क्वेश्चन बन सकता है आखिरी वाले पेज में, यानी आखिरी वाला जो है, जैसे पिछले साल पूछा था, इसमें भी क्रिकेट कबड्डी खो खो ही पूछा था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा था, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से, बस कैटेगरी चेंज हो रही है, बाकी पाई डायग्राम ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, कितने लोग फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे फुटबॉल का किधर है, देखो 63, तो सेंट्रल एंगल 63 दिया है, तो आप इसके लिए कैसे कैलकुलेट करोगे कि सेंट्रल एंगल फुटबॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 360। तो 63 उसका सेंट्रल एंगल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फुटबॉल लाइक जो करते हैं वो ऐसी का वैसी रहेगा, डिवाइड बाय 1000 इंटू 360, सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट फुटबॉल को लाइक करते हैं वो 175 है। ठीक है, और फिर वही तीसरा क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेफर अदर गेम्स, अदर गेम्स कौन कौन खेलता है, तो कहां लिखा है अदर गेम, देखो अदर ये लिखा है 72 डिग्री उसका सेंट्रल एंगल है, तो आपको सेम लेना है और सेम उसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेफर अदर गेम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 360 डालना है और कैलकुलेट करना है, आपको सेम उसी प्रकार मिल गया कि टोटल नंबर ऑफ
स्टूडेंट जो अदर गेम को प्रेफर करते हैं वो 200 है। तो इस प्रकार से चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे ऑलमोस्ट इतने सारे हॉट क्वेश्चन जो हमने कराए हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल करेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल करेगा। और ऑलरेडी जो हमने महामैराथन सुबह के टाइम लिया था, जिसमें चैप्टर 4 चैप्टर 6 के एक कंबाइंड लेक्चर है, लगभग 2 घंटे का लेक्चर है, वीडियो सेक्शन में आपको देखने मिल जाएगा। अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो, 2x की स्पीड लगाओ। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 के 2 घंटे के वीडियो में इतने सारे हॉट क्वेश्चन कराए हैं, इतने सारे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन कराए हैं कि बस उतना भी देख लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी जाके चेकआउट जरूर से कर लेना, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूं एंड, और उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो, हमारे हॉट्स वीडियो और हमारी जो मेहनत है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा, हमारी मेहनत पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।